नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे समस्तीपुर लोकसभा सीट की क्या है वर्तमान स्थिति। अभी तत्कालीन एमपी जो है लोजपा के, जब लोजपा टूटी नहीं थी, हालांकि अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जो है वह पिछली बार 2019 के चुनाव में समस्तीपुर से विजयी हुए थे, लेकिन इस बार प्रिंस राज को रिपीट किया जाएगा, प्रिंस राज को रिप्लेस किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से उन्हें टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा, और महागठबंधन के कौन प्रत्याशी होंगे, वोटों का समीकरण क्या है, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुमन जी जुड़ गए। सुमन जी, समस्तीपुर की क्या है वर्तमान स्थिति? समस्तीपुर की वर्तमान स्थिति बाकी क्षेत्र की तरह है। संशय का माहौल बना हुआ है, किसके साथ कौन जाएगा, किस पार्टी का कैंडिडेट कौन रहेगा। अभी अटकलों का बाजार ही गर्म है, और जब तक चुनाव की तिथि घोषित ना हो और नॉमिनेशन ना हो, उन अटकलों का एक हिस्सा हम भी बनने वाले हैं। देखिए, समस्तीपुर के वर्तमान सांसद हैं प्रिंस राज। समस्तीपुर ने 2019 में 2 बार लोकसभा चुनाव झेला। प्रिंस राज के पिता रामचंद्र पासवान जी के निधन के पश्चात 2019 अक्टूबर में फिर से दोबारा मतदान हुआ, जिसमें करीबन 1 लाख वोटों से प्रिंस राज ने समस्तीपुर के एक ऐसे कैंडिडेट डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि लगातार कितने चुनावों से लगातार बेचारे लड़ ही रहे हैं, और लगता है कि उनके भाग्य में अभी तक तो जीत हासिल नहीं है और आगामी भी अभी दिख नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान जिस तरीके से अपने सीटों को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं, और उनका कहना है कि हमको 6 सीट चाहिए, अब उनको कितनी सीट मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, और भाजपा वाले शीर्ष नेतृत्व ही बता पाएंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति में मैं देख रहा हूं कि प्रिंस पासवान जो है, कहीं ऐसा ना हो कि रालोजपा की जगह बीजेपी से भी उनको सिंबल मिल सकता है, अगर चिराग पासवान का बहुत ज्यादा अगर कड़ा मतलब उन्होंने स्टेप उठा लिया तो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, 2-3 चीजें हम लोगों को समझनी होगी। पहला बात तो ये कि प्रिंस राज जो है वो समस्तीपुर के सांसद के साथ साथ अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लेकिन जैसा कि मैं शुरू से इस बात को कहता आया हूं कि एनडीए के जितने भी सांसद जीत कर आए हैं, उनमें से अधिकांश सांसद ऐसे हैं जो अपने किसी भी कार्य की वजह से नहीं जीते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के सिंबल मिलने के कारण ही वो जीते। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जीत हुई जी। तो प्रिंस राज अपना व्यक्तित्व नहीं है। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं, प्रिंस राज वहां के सांसद है, लेकिन हकीकत ये है कि ये लोग अपने इलाके में नजर नहीं आते। इस बार भी अगर एनडीए से उनको सीट मिलता है, वो जीत जाए, तो ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का कद खुद में इतना बड़ा है कि उनको जीतने से शायद कोई रोक भी ना सके उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से। लेकिन इस बार तो देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और मोदी की गारंटी, दो चीज है। लेकिन सवाल ये है, मैं बार बार ये कहता हूं, मैं कोई भाजपा का न विरोधी हूं, न किसी दल विशेष का सपोर्टर हूं। इस बात को समझना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर कितने क्षेत्र में और कितने सांसद लगातार जीतते आए। प्रिंस पासवान अधिकांश समय अपने क्षेत्र में नहीं रहते, ये एक सत्य है। आप उस क्षेत्र में जाएं, उस क्षेत्र में जाके जनता से पूछें, तो वो अपने इलाके में बिल्कुल नहीं रहते हैं। हाँ, इलेक्शन का समय आया है तो शायद उनकी कुछ गतिविधियां वहां बढ़ गई। सबसे इसके अलावा एक चीज और है कि जैसा मैंने कहा कि वो अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। देखिए, रालोजपा जो है ये एक दल ऐसा है कि इसका बिहार की राजनीति में लॉन्ग टर्म अस्तित्व मैं नहीं देख रहा हूं। ये कितना सत्य है ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि पशुपति पारस जी का एक उम्र हो चुका है,
और उनके बहुत दिनों की राजनीति, सक्रिय राजनीति मैं नहीं देख पा रहा हूं, नहीं मुझे लगता है कि बिहार में कोई देख पा रहा होगा। तो अब इन लोगों के पास में एक ही उपाय है कि या तो चिराग पासवान गुट के साथ मिल जाए, या आने वाले समय में आप देखिएगा कि भाजपा में इन लोगों को शामिल होना पड़ेगा। इसके अलावा इनके पास में कोई तीसरा, क्योंकि इन लोगों का अपना कोई वजूद वैसा मुझे नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का विलय हो जाएगा बीजेपी में। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में आखिर कितने लोग हैं? आप एक चीज को समझिए, पहले भी हम लोगों ने बात किया है, वीणा देवी भी उनकी एक सांसद है, कभी इधर रहती हैं कभी उधर रहती हैं। खगड़िया के सांसद हैं, नवादा के चंदन सिंह है। देखिए, रालोजपा का भविष्य ज्यादा लंबा नहीं दिख रहा, और उसके नेताओं का भविष्य भी तभी सुरक्षित रहेगा जब वो किसी एक पार्टी की ओट में जाकर बैठ जाए। ठीक है, तो ये अभी तात्कालिक परिस्थिति दिख रही है। देखिए, रालोसपा का जो मैंने बता दिया, उसके आगे हम लोग समस्तीपुर की कुछ बात कर लेते हैं। समस्तीपुर में जैसे कि मैंने बताया कि 2019 में 2 बार समस्तीपुर ने लोकसभा चुनाव को झेला है। रामचंद्र पासवान जी के निधन के पश्चात भी एक चुनाव हुआ अक्टूबर में, जिसमें प्रिंस पासवान जो है, प्रिंस राज जो है, 1 लाख वोट से जीते। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी डॉक्टर अशोक कुमार उन्होंने हराया। जब उसके कुछ दिनों पहले ही, कुछ महीनों पहले जब चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में रामचंद्र पासवान ने करीबन 2.5 लाख वोट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अशोक कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार, फिर वही अशोक कुमार, तो उनको हराया था। उस समय रामचंद्र पासवान को 5,61,000 वोट आया था। दोबारा जब वोट हुआ तो वोटों का प्रतिशत, सभी लोग जानते हैं कि उपचुनाव में वोटों का प्रतिशत काफी गिर जाता है, वोटिंग भी कम हुआ पिछली बार, इसलिए उनका मार्जिन भी प्रिंस राज का घट गया। इसके पहले 2014 में भी चुनाव हुआ था, जिसमें रामचंद्र पासवान लगातार जीते थे, लोजपा के खाते में आई थी वो सीट, और उसमें उन्होंने अशोक कुमार ही उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे, उनको हराया था। और उस समय 2014 में चूंकि जदयू भी खड़ा हुआ था इलेक्शन में, उस समय भाजपा और जदयू का गठबंधन टूट चुका था और महेश्वर हजारी उस समय खड़े हुए थे। तो इन तीनों के खड़े हो जाने से 2014 में चुनाव जो है बहुत ही विकट हो गया था सभी लोगों के लिए, और रामचंद्र पासवान बहुत मुश्किल से करीबन 6800 वोट से जीते थे। मात्र 6800? जी, मात्र 6800 वोट से जीते थे। और उसके पहले के चुनाव में भी आप देखेंगे तो इस बार की जो परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं, उसके पहले 2009 के चुनाव में जदयू के महेश्वर हजारी जो है, उस समय इलेक्शन लड़े थे। उस समय लोजपा एनडीए का पार्ट नहीं थी, उस समय रामचंद्र पासवान की हार हुई थी, और बेचारे डॉक्टर अशोक कुमार उस समय भी हारे थे, तो उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड काफी लंबा। अशोक कुमार के खाते में सिर्फ हार ही नजर आ रही है अभी तक। देखिए, अभी तो उनका नक्षत्र कुछ गड़बड़ दिख रहा है पिछले कुछ चुनावों से, और इस बार तो संभवतः ही जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि डॉक्टर अशोक कुमार को इस बार में टिकट भी नहीं मिलेगा। इस बार हो सकता है। हो सकते हैं महागठबंधन से इस बार किसको मिल सकता है? देखिए, हालांकि वो तो जदयू के विधायक हैं, लेकिन महेश्वर हजारी जो कि आपको कल्याणपुर सुरक्षित क्षेत्र के विधायक भी हैं, उनकी चर्चा बड़े जोर शोर से चल रही है कि वो महागठबंधन के प्रत्याशी इस बार हो सकते हैं। और अगर, चूंकि वो रामविलास पासवान के परिवार के भी एक सदस्य हैं, उनका मतलब उन लोगों का रक्त संबंध है, तो अगर इस प्रकार से अगर वो खड़ा होते हैं, और अगर प्रिंस पासवान, अधिकांश संभावना है कि प्रिंस पासवान को, प्रिंस राज को टिकट मिल ही जाएगा, ऐसा प्रतीत अभी तक दिख रहा है। हालांकि राजनीति है, अंत समय में पाला कभी भी बदल सकता है। प्रिंस पासवान इलेक्शन लड़ेंगे ये बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि चाहे वो भाजपा के सिंबल पर लड़े, चाहे वो रालोसपा के सिंबल पर लड़े, उनको चुनाव लड़ना है। वहां का जो गणित है, लेकिन समस्तीपुर का जो गणित है, अभी हमने कई लोकसभा क्षेत्रों के बारे में चर्चा किया, जहां पर हमने देखा कि लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो 6 विधानसभा 7 विधानसभा जिस किसी में भी आ रहे हैं, वहां हमने अभी तक देखा कि महागठबंधन का पलड़ा एनडीए के गठबंधन से कम नहीं था, कमजोर नहीं था। लेकिन यहाँ पर कई जगह तो मजबूत स्थिति में महागठबंधन है, अगर आप विधानसभा वाइज देखेंगे तो। जी, विधानसभा वाइज देखें तो देखिए, समस्तीपुर लोकसभा में भी 6 विधानसभा क्षेत्र है,
कुशेश्वर स्थान सुरक्षित है, हायाघाट है, कल्याणपुर सुरक्षित है, वारिसनगर है, समस्तीपुर विधानसभा है और रोसड़ा सुरक्षित है। जिसमें समस्तीपुर विधानसभा में अख्तरुल इस्लाम जो कि आरजेडी के विधायक हैं, इनको छोड़कर शेष 5 सीटें एनडीए गठबंधन में, जिसमें 3 जदयू है और 2 बीजेपी। तो अगर यहाँ तो एनडीए मजबूत स्थिति में लग रहा है। हाँ, यहाँ विधानसभा वाइज अगर आप देखते हैं तो एनडीए मजबूत स्थिति में दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि तीनों सुरक्षित क्षेत्र की जो सीटें हैं, तीनों विधानसभा सीट, उस पर एनडीए का ही कब्जा है। ये भी एक मार्केबल चीज है, इस पर भी ध्यान देना होगा कि सुरक्षित क्षेत्र से एनडीए गठबंधन के ही उम्मीदवार विजयी हुए। देखिए, समस्तीपुर विधानसभा जो है बहुत कारणों से चर्चित है। समस्तीपुर कर्पूरी ठाकुर का कर्मभूमि जन्मभूमि सब रहा है और जूट, कागज, चीनी मिल, कई तरह के उद्योग धंधे वहां पर थे। लेकिन आज के डेट में आप जाइएगा तो वहां पर देखिएगा तो किसी भी प्रकार का कोई उद्योग धंधा बचा नहीं है। मुझे लगता है जहां तक 1 या 2 चीनी मिल शायद बची हुई है, उसके अलावा कुछ बचा हुआ है, तमाम चीजें बंद हो गई। जी, तो कहने का मतलब ये है कि स्थानीय सांसद के द्वारा भी कोई बड़ी पहल करते हुए नहीं देखा जा रहा। रोजगार का साधन सिर्फ और सिर्फ या तो कृषि है या झोला उठाइए और दूसरे राज्यों में जाइए। मतलब पलायन में कोई कमी नहीं आई। पलायन में कोई कमी नहीं है और वहां का जो विकास है, अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा नहीं है कि बहुत गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो गई हैं, बहुत विकास हो रहा है। लेकिन समस्तीपुर में भी जो था वो भी खत्म हो गया या खत्म होने के कगार पर। तो एक सांसद से कुछ उम्मीदें की जाती हैं, उस उम्मीदों पर प्रिंस राज कितने खरे हुए हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा और वहां की जनता बताएगी। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है वहां पर कोई बहुत संतोषजनक जो है कार्य इन लोगों के द्वारा, किसी के द्वारा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बात रालोसपा के लोगों की शिकायत कर रहा हूं, इसके पहले भी जो सांसद हुए हैं, देखिए बीजेपी वहां आज तक कभी जीती नहीं। वहां पर इधर लगातार क्षेत्रीय दलों का ही कब्जा रहा है, आरजेडी, जदयू और लोजपा। तो ऐसा नहीं है कि रालोसपा के सांसद जो है, लोजपा के जो सांसद है, इन लोगों पर ही मैं कर रहा हूं। उसके पहले आरजेडी और जदयू के भी जो सांसद थे, उन लोगों भी उनके नाम भी कोई अचीवमेंट नहीं, उस इलाके के लिए उन लोगों ने कुछ किया। अगर कुछ हुआ रहता तो जो पहले की चीजें थी, जो भी कल कारखाने थे, वो बंद नहीं होते। अगर नया नहीं खुलते तो कम से कम बंद नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात कि अगर सांसदों ने कोई काम किया रहता तो पलायन की समस्या घटी रहती। यहाँ तो लगातार पलायन की समस्या बिहार में बढ़ रही। देखिए, इसके लिए सिर्फ हम एक प्रिंस पासवान को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं। लगभग हर क्षेत्र में आप चले जाइए, हर लोकसभा क्षेत्र में चले जाइए, आप जाकर देखिए, वहां पर भी किसी भी प्रकार के लघु और कुटीर उद्योगों का कहीं पर भी कोई जाल नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि मैं सिर्फ प्रिंस राज की शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल शिकायत कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ उनके शिकायत के लिए लगभग हर जनप्रतिनिधि हमारे इलाके के जो है कहीं ना कहीं जिम्मेवार, क्योंकि उन लोगों ने अपने क्षेत्र में कुछ वैसा काम नहीं किया जो जनता के पास जाए। आप, सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन के समय में मैं बराबर ये देख रहा हूं कि इलेक्शन के समय में सांसदों को अपने क्षेत्र और क्षेत्र की जनता याद आती है। जितने भी सांसद है, आधे से ज्यादा तो अपने क्षेत्र के कई ऐसे सांसद आपको मिलेंगे जो कि अपने इलाके के सारे गांवों का नाम भी नहीं जानते होंगे। बस लेकिन वोटों का समीकरण ऐसा बनता है, जाति पार्टी की जो राजनीति होती है उसमें वो निकल जाते हैं। बस यही जाति पाति की राजनीति का ही नतीजा है कि पलायन की समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है हर क्षेत्र में। लेकिन इतना आप कंफर्म है कि प्रिंस राज को या तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से या बीजेपी के सिंबल पर, लेकिन टिकट कंफर्म है? देखिए, प्रिंस राज की स्थिति देखिए, सिटिंग कैंडिडेट है, उनको हटाने का अगर उनके नाम कोई अचीवमेंट नहीं है तो उनके नाम बहुत सारी शिकायतें भी नहीं। मैंने पहले ही कहा कि इलाके से मगर उनका कोई बहुत ज्यादा संपर्क नहीं रहा। एक प्रदेश अध्यक्ष लेकिन वोट के समय इलेक्शन के समय जनता भी कहाँ ये इन सब चीजों को देख रही है। तो पलायन नेताओं का हो रहा है कि जनता का हो रहा है? जनता ही तो पलायन कर रही है ना। आप जो जनता ही भुगत रही है। जी, जनता कहीं ना कहीं जनता जब अपने मुद्दों पर वोट नहीं करेगी तो इसी प्रकार से पलायन होते ही रहेगा।
बिल्कुल पलायन होता रहेगा। ये आज के डेट में बिहार के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग थोड़ा सा समस्तीपुर के जातीय समीकरण को भी हम लोग समझ लेते हैं। जी जी। समस्तीपुर में टोटल वोटरों की संख्या तकरीबन 17.5 लाख के आसपास में। समस्तीपुर लोकसभा में यादव, कोयरी, मुसलमान और दलित वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। दलित वोटरों में तकरीबन 20% के आसपास में, आप 3.5 लाख के आसपास में मान के चलिए कि तकरीबन आपको दलित वोटरों की संख्या है। अति पिछड़े समाज के वोटों की संख्या भी आपको 3 लाख के आसपास में। इसके अलावा कोयरी समाज की अगर आप बात करें तो कोयरी समाज का वोट भी 2 लाख है। यादव समाज का भी वोट 2.25 लाख के आसपास में। इसके अलावा सवर्णों की संख्या भी 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में बताई जाती है। वैश्य समुदाय के वोटरों की संख्या भी वहां काफी अच्छी खासी है, करीबन 1.5 लाख से 2.25 लाख के बीच में वैश्य समाज के लोग भी हैं वहां पर। तो जातीय गणित जो है वो अगर आप मिला जुला कर देखें तो दोनों पार्टियों का तरफ जो है अच्छा खासा वोट है। और पहले हमें जब भी दो तरफा चुनाव हुआ, अगर दो पक्ष का चुनाव हुआ है, आमने सामने की लड़ाई हुई है, तो उस लड़ाई में एनडीए गठबंधन हमेशा भारी पड़ रहा। लेकिन जहां चुनाव का कोण त्रिकोणीय हो जा रहा है, वहां एनडीए गठबंधन को भी जीतने के लिए बहुत ही पापड़ बेलना पड़ रहा है। वहां महागठबंधन भी काफी मजबूत स्थिति में आ जा रही है। जी, तो मगर अभी जो चुनाव दिख रहा है हम लोगों को, चूंकि अभी तक कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है, इसके लिए हम लोग अभी कुछ बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी तक का जो चुनाव दिख रहा है वो दिख रहा है कि महागठबंधन और एनडीए आमने सामने की लड़ाई हो। सीधे सीधे टक्कर है कि कांटे की टक्कर है, आमने सामने की लड़ाई है। सिर्फ दो ही में रहेगा, महागठबंधन या एनडीए, यही दोनों में। बीच बीच में ये भी चर्चा होती है कि कहीं अगर लोजपा रामविलास अगर 2020 के तरह कुछ काम कर देता है, जैसे पिछली बार उन लोगों ने जदयू के विरुद्ध में अपने उम्मीदवार उतारे थे, 1 या 2 सीट पर भाजपा के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारे थे। अगर वैसी परिस्थिति इस बार बन जाती है, जो कि अगर नहीं बने ऐसा कोई बहुत बड़ा सीन नहीं दिख रहा, क्योंकि इस बार का चुनाव में जितना आसान सारी चीजें दिख रही हैं, इलेक्शन होने के समय वो सारी चीजें इतनी आसानी से दिखाई नहीं देंगी। लोजपा अगर कुछ खेला कर देता है, लोजपा रामविलास चिराग पासवान का जो गुट है, वो अगर कुछ खेला कर देता है तो फिर एनडीए के लिए स्थिति बहुत ही विकट हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में भाजपा नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान को नाराज करें और उनको सीटों पर ज्यादा कंप्रोमाइज न करना पड़े। यही भाजपा गठबंधन के लिए भी सही रहेगा। जी, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान किसी भी स्थिति में एनडीए नहीं छोड़ेंगे। कल ही उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा ऐसे लोग सोच भी कैसे लेते हैं। चिराग पासवान एनडीए के साथ मजबूती से बने हुए हैं। उन्होंने तो 2025 तक का, मैं आपको ये क्या कहते हैं, 2025 तक का उनका दावा है कि हम तो किसी स्थिति में नहीं जाएंगे। आप तो 24 की बात कर रहे हैं। देखिए, राजू तिवारी के दावों पर मैं एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूं। राजू तिवारी ने कल ही आपको इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में कहा कि नहीं, हम लोगों ने राज्यसभा की कोई बात नहीं की थी। लेकिन मुझे जहां तक याद है कि कई उनके नेताओं ने ये कहा कि हमारा डिमांड सिर्फ 6 लोकसभा ही नहीं है, एक राज्यसभा भी है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में लोजपा रामविलास के नेताओं की कितनी पूछ हुई, क्या आम जनता ने या हमने आपने नहीं देखा? लेकिन आपने देखा होगा, राजू तिवारी ने यह भी कहा कि सभी बातें हम मीडिया के सामने नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा में हमारी पूछ हुई या नहीं हुई, आप कैसे तय कर सकते हैं? हमारी पूछ हुई है, हम लोगों ने नहीं लिया है, तो ये अंदर की बात है। क्या उनकी बात हुई, इस पर टिप्पणी हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात बताइए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को केवल गले लगाते हैं तो वो बहुत बड़ा खबर हो जाता है, और राज्यसभा में इन लोगों को पूछा जाता है, इसका कोई खबर नहीं आता है। ये तथ्यहीन बातें हैं, इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। आपका कोई भी अचीवमेंट, एक छोटा सा, मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री मोदी ने जब चिराग पासवान को गले लगाया तो लाइन से लोजपा रामविलास के सारे नेताओं ने बारी बारी से उस वीडियो को और उस फोटो को शेयर करना अपने अपने फेसबुक से चालू कर दिया। तो जब उनको राज्यसभा का सीट मिल रहा था तो इस पर चुप्पी क्यों?
ये भी तो सोचने वाली बात है ना। आपको लग रहा है कि चिराग पासवान को अगर मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो चिराग पासवान फिर 2020 वाला खेला कर देंगे और वैसी स्थिति में पूरा समीकरण बिहार के सीटों का गड़बड़ा जाएगा? देखिए, सभी लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति बहुत लंबी नहीं। चिराग पासवान का जो फैन फॉलोइंग है, उनके प्रति युवाओं में जो प्यार है, जो जुनून है, और वो चिराग की हर सभाओं में नजर आता है कि चिराग पासवान की सभाओं में जिस प्रकार से उत्साही भीड़ रहती है। हालांकि उनके विरोधी जो कहते हैं कि भाड़े की भीड़ है, लेकिन यह संभव नहीं है कि इतनी ज्यादा भीड़ कोई भाड़े पर ला सके। लेकिन चिराग पासवान के साथ सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि चिराग पासवान बीजेपी की तरह राजनीति कर रहे हैं। वो किसी एक जाति विशेष में बंद कर राजनीति नहीं करना चाह रहे। इन सब बातों विकास की बात की है, विकास की बात कर रहे हैं, फर्स्ट बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा उनका मतलब चल रहा है, जो कुछ भी है क्षेत्र में घूम भी रहे। जब से पारस गुट के द्वारा उनको धोखा दिया गया, जैसा उनका आरोप है कि उन लोगों ने हमको धोखा दिया, तो चिराग पासवान ने क्षेत्र में घूमा, पूरे बिहार को घूमा, हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में घूमा और अपनी लोकप्रियता को साबित किया। उन्होंने घूमकर लोगों के प्रति, अपने प्रति लोगों का विश्वास जो है उसको परखा। यही चीज तो मैं कह रहा हूँ। आशीर्वाद यात्रा में चिराग पासवान ने निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद लिया। बिल्कुल, आप देखेंगे कि उसके बाद में बिहार में कई विधानसभा उपचुनाव हुए थे, उसमें भी जिस प्रकार से उन्होंने बीजेपी को मदद किया, उनके आने से जाहिर सी बात है कि भाजपा का कुछ वोट भी बढ़ा। मैं क्या कह रहा हूं कि बात समझिए, आपकी हर बात में मैं हाँ में हाँ कैसे मिला सकता हूं? हमारा भी एक स्वतंत्र अस्तित्व है। आप कहिएगा कि चिराग पासवान लोकप्रिय है, मैं बिल्कुल कहूंगा लोकप्रिय है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि हमको राज्यसभा का सीट ऑफर हो रहा था, तो ये तर्कहीन बात है। ये झूठ मूठ का शिगुफा है, इसका कोई महत्व नहीं है। राजू तिवारी कह रहे हैं तो राजू तिवारी की बात उनको मुबारक। लेकिन अगर महेश्वर हजारी महागठबंधन से अगर आ जाते हैं सुमन जी, वैसी स्थिति में क्या होगा? महेश्वर हजारी यदि महागठबंधन से आ जाते हैं, देखिए महेश्वर हजारी महागठबंधन से आएंगे ही आएंगे। अभी तक जो दिख रहा है ना, महेश्वर हजारी बिल्कुल आएंगे। लेकिन सवाल ये है, मैंने कहा ना कि मोदी मैजिक अभी तक जो दिख रहा, कई राज्यों में हमने देखा, बिहार में भी देखा, तो मोदी मैजिक के सामने वो कितना टिक पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए महागठबंधन में तो ऑलरेडी फूट पड़ ही गया। नीतीश कुमार जब से इधर आए हैं तब से भाजपा के और भाजपा के सहयोगियों की स्थिति काफी मजबूत हो गई। इस बात महागठबंधन में आप बिहार में कह सकते हैं कि सिर्फ लालू प्रसाद यादव हैं, बाकी लोग तो उन्हीं के रामो करम पर हैं, उन्हीं की इच्छा पर हैं। देखिए कांग्रेस अगर उनकी पिछलग्गू भी बनकर काम कर रही है तो कांग्रेस का भी तो कोई आधार तो है ही ना। भले ही उनका वोट प्रतिशत कम, लेकिन कांग्रेस का भी एक अपना आधार, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार, बिहार में कांग्रेस जो है वो लालू प्रसाद यादव के पीछे ही चलेगी, बैसाखी पर ही चलेगी। जी बिल्कुल चलेगी। इसीलिए तो इस बार हो सकता है कि कांग्रेस को वो सीट भी नहीं मिले। इस बार लगातार आप 3-4 बार से 5 बार से लगातार हार रहे हैं, तो इस बार तो उस सीट पर आरजेडी की दावेदारी भी हो सकती है। मैं वही चीज कर रहा हूं। और आरजेडी की तरफ से महेश्वर हजारी चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। और जी बिल्कुल, समस्तीपुर का आरजेडी से महेश्वर हजारी लड़ सकते हैं। बिल्कुल लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं अंदर वैसे में सुमन जी, मेरा आखिरी सवाल भी यही है कि यदि आरजेडी से महेश्वर हजारी लड़ जाते हैं, चिराग पासवान अगर कहीं कुछ 2020 वाला अगर खेला कर देते हैं, तब तो समस्तीपुर में एनडीए के लिए सीट निकालना काफी मुश्किल हो सकता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, चिराग पासवान के दुश्मन नंबर 1 पशुपति पारस नहीं, उनके दुश्मन नंबर 1 प्रिंस राज। इस बात को भूलिएगा नहीं, ठीक है? हमने बीच में कई घटनाक्रम देखा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रिंस पासवान के लिए इस बार का चुनाव बहुत आसान नहीं होने वाला है। इस बार उनको भीतर घात, यानी कि आपने बंधे हुए शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। बहुत बड़ी बात क्या कर दी, सारी दुनिया जान रही है। ठीक है, कुछ लोगों की यादाश्त, अगर कुछ पुराने सीन को लोग भूल गए हो, कुछ पुराने दृश्य को लोग भूल गए हैं, वो अलग विषय है।
लेकिन देखिए, चिराग पासवान में एक खासियत है, वो अपने दोस्तों और दुश्मनों किसी को भी नहीं भूलते। और मुझे चलिए, लगता है कि धन्यवाद इस सुमन बार जी। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर समस्तीपुर का जो इस बार का जो स्थिति है 2024 में, वह प्रिंस राज के लिए राह उतनी आसान नजर नहीं आ रही है। पिछले बार तो सिंपैथी के कारण प्रिंस राज जीत गए थे, लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात है कि अगर महेश्वर हजारी आरजेडी से आ जाते हैं और चिराग पासवान का जो स्थिति है, यदि चिराग पासवान ने कहीं फिर 2020 वाला खेला कर दिया, तो वैसे में न सिर्फ प्रिंस राज हारेंगे, बल्कि एनडीए के लिए यह सीट काफी मुश्किल भरा साबित हो सकता है। हालांकि अभी आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। कल किसी और लोकसभा को लेकर के आपके सामने आएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।